ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। पाकिस्तान के क्वेटा में सैनिकों को ले जा रही ट्रेन में जोरदार ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 लोग घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट चमन फाटक रेलवे स्टेशन पर हुआ है। ट्रेन क्वेटा छावनी से सैनिकों को लेकर रवाना ही हुई थी कि इसमें जोरदार ब्लास्ट हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि इस ट्रेन में 300 से ज्यादा सैनिक सवार थे। ये सभी सैनिक बकरीद की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। ब्लास्ट के बाद जाफर एक्सप्रेस डीरेल हो गई और इसकी कई बोगियों में आग भी लग गई। धमाका कितना तेज था, ये कितना जबरदस्त धमाका था, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें 300 सैनिक सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। बकरीद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने घर जा रहे थे सैनिक। इसी दौरान इस पर हमला किया गया है। जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी इस ट्रेन को निशाना बनाया गया था। तो पाकिस्तान में अपने घर के अंदर क्या हालात हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। संगीत जी देखिए, बलोच लिबरेशन का ये किया है और जो जानकारी आई है कि एक डब्बा तो पूरी तरीके से खाक हो गया है ट्रेन का, जो सुबह सुबह मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। दूसरी बात इससे बहुत साफ है कि पाकिस्तान के अंदर अशांति बरकरार है और बलोच आर्मी, चूँकि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसलिए जो हम कहानी कुर्सी में जो रोज़ जो घटनाएं घटती थी वो दुनिया में वो निकल करके नहीं आ रही थी। हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बलोच लोग आए दिन बम विस्फोट कर रहे हैं और उनके आर्मी के लोगों को मार रहे हैं। अभी जो हुआ, ये जो घटना है वो काफ़ी बड़े स्केल पर हुआ और ऐसा माना जा रहा है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। जाफर एक्सप्रेस को आपको पहले भी पता होगा कि एक बार अपहरण ही कर लिया गया था और अपहरण करके उनके बहुत सारे लोगों को, हाँ, तो पाकिस्तान की हालत जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑफ एनार्की की तरफ तो है, लेकिन जो हम लोग बार बार कहते रहते थे ना कि अब पलटेगा, कोई ऐसे बड़ी खबर अभी दिख नहीं रही है पाकिस्तान को लेकर के। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें जरूर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर परेशानी किस कदर है और बलोच आर्मी कैसे लगातार अब पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचा रही है। इसमें सिर्फ एक ही लाइन जोड़ दें कि ईरान के साथ यदि संबंध खराब ठीक हो जाते हैं पाकिस्तान का, तब बलूचों के जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा धक्का लगेगा। अब ये जो जाफर एक्सप्रेस है विजय जी, ये बार बार निशाने पर रही है। अभी जैसा संगीत जी ने भी जिक्र किया, पिछली बार बड़ा वो हुआ था, अपहरण कर लिया था पूरी तरीके से इस ट्रेन का, और अब इसमें ही ये धमाका, यानी पाकिस्तान कई मोर्चों पर इस वक्त धुआं हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के यह सहमति कम रखता हूँ कि बलूच की स्थिति बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान की, समझे, और पाकिस्तान वहाँ पर निपटने की स्थिति में ही नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान अभी तो वो ईरान को ठीक करने में लगा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करने में ठीक लगे हुए हैं मुनीर साहब और शहबाज साहब, तो उसमें काम में लगे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है और ये जाफर एक्सप्रेस पे दोबारा ये घटना होना, इससे समझ में आता है कि वहाँ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया नहीं, और उसमें आर्मी के लोग ट्रेन में हैं। इससे पहले हम लोग देख रहे थे, जिसका हर्ष जी बड़ी जिक्र करते रहते हैं, पैंट सूखी कि नहीं सूखी, तो वो आर्मी के लोग कैसे भाग रहे हैं। पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से खोखला है, परेशान है। फाइनेंशियली देखें तो उसकी स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। राज्यों की स्थिति देखें तो केवल यदि पंजाब का इलाका छोड़ दें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बहुत बड़े संकट। इवन सिंध में जो आमतौर पर नहीं होता था, सिंध को एक रिच इलाके के तौर पे देखा है, वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। बलूचिस्तान को तो लेकर मुझे लगता है कि किस दिन वो अलग होगा। हो सकता है कि अभी जो इस बात से सहमत हुए प्रोफेसर साहब ने कहा कि लगता था कि रोज अलग हो जाएगा, वो अलग नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत समय तक उसके साथ जुड़े रहना भी संभावना मुझे नहीं लगती। अब पाकिस्तान जहां लगा हुआ है उस खबर की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील बस फाइनल होने वाली है। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर करने को राजी हो गया है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब से थोड़ी देर पहले रूबियो ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चंद घंटों के बाद दुनिया गुड न्यूज सुनेगी, खासकर हॉर्मुज को लेकर। मार्को रूबियो भारत के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एस जयशंकर के साथ प्रेस को ब्रीफ किया। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कहा है मार्को रूबियो ने।
So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, but I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत को लेकर ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में खटास देखी गई। जानकारों ने भी ट्रंप के इस रवैये की आलोचना की। आखिरकार ट्रंप को एहसास हुआ और उनके दूत मार्को रूबियो इंडिया के दौरे पर हैं। अपनी 4 दिनों की यात्रा के दौरान रूबियो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर है। भारत के पास पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का मादा है। दुनिया में चंद देश ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक और कूटनीतिक क्षमताएं हैं। भारत उनमें से एक है। मार्को रूबियो ट्रंप का इनविटेशन लेकर इंडिया आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को इसी साल वॉशिंगटन आने का न्योता भी दिया है। भारत को अपना अहम साझेदार बताते हुए रूबियो ने क्या कहा, ये भी सुनिए। The bottom line is that the opportunities exist to work together because not just our shared and common values and our people-to-people ties, but because our nations are strategically aligned on all of the key issues that will define the new century. All of the great challenges that are before us now in the modern era, we are strategically aligned on. And the final point, and this I mean is no disrespect to any other country in the world, but you can have a strategic alliance with countries. But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them. And so that's why this is an important visit to be here today. It's why we hope that later this year the Prime Minister will visit us in Washington. It's why I hope our leaders will have a chance to interact in other forums. अब मार्को रूबियो को आपने सुन लिया, 2 अलग अलग बयान उन्होंने सुन लिए, आपने सुन लिया। पहला तो गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं और दूसरा भारत की तारीफ जो कर रहे हैं। संगीत देखिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर इस बात पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि मार्को रूबियो आए तो कलकत्ता आए, और कलकत्ता आने के बाद चैरिटी ऑफ मिशन गए, जहां मदर तेरेसा। बहुत सारे आपके दर्शकों को नहीं मालूम होगा, वो गूगल कर सकते हैं कि जासुआ 1 और जासुआ 2 ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो भारत के अंदर जो है वो चर्च कन्वर्जन करने के लिए यूज़ करता है, और जिसको बहुत अमेरिका की फंडिंग होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो है वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करता है, फंडिंग को भी सपोर्ट करता है। तो जा करके चैरिटी ऑफ मिशन ही क्यों गए मार्को रूबियो? क्या कहीं न कहीं वहाँ से किसी प्रकार का मैसेज था कि जो बंगाल में जो सरकार बदली है और जिस प्रकार का जो है हमको एक्सेस था पहले पावर स्ट्रक्चर के साथ, या कहीं हमें परेशानी आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है, क्या मार्को रूबियो वहाँ आकर के एक प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि हम चर्च के साथ खड़े हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में के अंदर चर्च बहुत सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। तो एक प्रकार का ये भी, मैं इस दृष्टि से भी मार्को रूबियो के कलकत्ता आने पर मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात जो बात, देखिए पिछले दिनों जरूर ट्रंप को कहीं ना कहीं कांटा चुभा है। जो चीज़ें वो चाइना जा करके वो करना चाहते थे वो नहीं उनको हासिल हो पाया, और उनको लगा कि हर जगह से वो करीब करीब एक ढंग से अकेले पड़ रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा यूरोप आज ट्रंप के लगभग खिलाफ है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी दृढ़ता के साथ स्टैंड लेकर के कहा हो कि हम अमेरिका के साथ इस लड़ाई में नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं तो सब माना जाता था, कोई और तो नहीं, ब्रिटेन को तो पिछलग्गू माना ही जाता था कि भाई अमेरिकन माइट कम्स फ्रॉम अमेरिका, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा है।
अमेरिका संपत्ति जो है अपना ताकत लगाता है, पैसा कहीं और से आता है, डिप्लोमेसी ब्रिटेन से आती है, तो एक ढंग का डिवीजन ऑफ लेबर जो है वही यूरोप और अमेरिका के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री के अंदर इंटरवीन करने के लिए वो यूज करते हैं जी। अब उनको लगता है कि कोई हमारा मित्र देश यदि नहीं रहा है इस इलाके में, इजराइल के साथ भी खटपट बहुत साफ नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में वो भारत की तरफ उन्होंने स्पेशल दूत भेजा है। देखते हैं कितना। भारत के बारे में यही कहा जा रहा है कि भारत को हमेशा कॉशियस होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भरोसेमंद साबित नहीं हुआ। सर, इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अमेरिका से खबर आ रही है वो भी एक बार बता देते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, व्हाइट हाउस पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर ही थे। अब सवाल यह है कि ट्रंप की जान लेने की कोशिश बार बार कौन कर रहा है, ट्रंप को मारने के लिए बार बार शूटर्स कौन भेज रहा है। सवाल यह कि आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है। खबर यह है कि एक महीने के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की है। हमलावर ने फायरिंग व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास की। गोलीबारी के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। इस हमले में एक आम नागरिक को गोली लगी है। वहीं सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। फिलहाल व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स तैनात हैं। FBI क्राइम सीन पर मौजूद है। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की जा रही है। सवाल अभी भी यही है कि बार बार ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है, कौन है जो इसके पीछे है। ट्रंप इससे पहले भी आपने देखा था, डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी और अब व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि जो हमलावर है उसको जरूर ढेर कर दिया गया है, उसको जरूर मार दिया गया है सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा, लेकिन वही सवाल है कि ट्रंप पर हमला कर कौन रहा है। हर्षवर्धन जी, क्या समझ में आता है, क्या इतना आसान है अमेरिका के राष्ट्रपति को बार बार निशाना बनाना? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। और देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई स्टेज्ड है या कुछ ऐसा है जिस पर हम लोग, क्योंकि ट्रंप सचमुच जानलेवा हमलों से बचे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कोई स्याही फेंक दी हो या किसी ने चप्पल उछाल दिया हो, और ऐसा नहीं है कि पहले राष्ट्रपति अमेरिका के मारे, और ऐसा भी नहीं कि पहले इसके पहले जान जा ही चुकी है। तो इसलिए, और यहाँ एक बात जो पिछली बार जब वो डिनर था, प्रेसिडेंट डिनर था, उसमें जो गोली चली थी, तो तब भी जो बात सामने आई, और कहीं न कहीं ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, एक तो जो अमेरिका में है और दूसरा जो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमने देखा था कि सलमान रश्दी को जाने कितने वर्षों के बाद, शायद 20-25 सालों के बाद वो आंख में चाकू मार दिया था, और वो तो ये बड़ा खतरनाक है। और अगर व्हाइट हाउस के पास कोई इतने राउंड गोलियां चला पा रहा है, तो ये व्हाइट हाउस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनकी जो सिक्योरिटी ड्रिल है, उसको बहुत बड़ी, अगर इतने हैं तो बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उस एरिया में अगर ये सब हो पा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी है वो कमजोर है। और ये चिंता की बात इस लिहाज से भी है कि आप ईरान के ऊपर जिस तरह से आपने हमला किया, उनके जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं उनको मार दिया, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तो कहां कौन किस तरह से सोच रहा होगा, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। और ये हम लोग के लिहाज से या कहें दुनिया के लिए डर की क्या बात है, भय की क्या बात है। एक तो ये होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, दूसरा जो शांति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो बार-बार लग रहा है, निकल करके आया है कि ईरानी समर्थित कोई इराकी है जो इस हमले के पीछे है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ज्यादा खतरनाक है। नहीं, लेकिन वो पहले से ऑफेंडर है, वो सीक्रेट सर्विसेज के लिस्ट में था और उसे बार बार चेतावनी दी भी गई थी। इससे पहले भी नासिर बेस्ट नाम है उसका। हाँ, नासिर बेस्ट, और उसने पहले भी कोशिश की थी हमला करने की या व्हाइट हाउस में दाखिल होने की, और इस बार भी उसने कोशिश की, लेकिन उसे ढेर कर दिया गया है समीर जी। लेकिन हाँ, इसमें प्राची आप समझिए, ये गंभीर घटना इस दृष्टि से है कि राष्ट्रपति पर हमला 2-3 बार हो चुका, और जो पिछली बार डिनर का हम चर्चा कर रहे हैं वो होटल में था, और उसके बाहर की तरफ से वो किया गया। और 25 राउंड, 30 राउंड, यदि वहां पर व्हाइट हाउस को आप लोकेशन को देखेंगे तो व्हाइट हाउस और उसके आसपास अमेरिकी सरकार के मंत्रालय, फाइनेंस का है, डिफेंस का है, वो सारी सड़क एक तरह से बहुत वीवीआईपी रोड है। लुटियन जोन है भारत का, लुटियन जोन से भी ज्यादा वो सिक्योर जोन है। वो वैसा है जैसे रायसीना हिल वाला जो हिस्सा है, उतना हिस्से के तरीके से देखा जाए। और वहां पे कोई 25 राउंड फायरिंग कर दे, मतलब हमलावर का ढेर होना तो मैं बहुत ही आसान चीज, वहां तो एक बार खड़ा हो जाए ना, तो वो जो स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो तो आपको इतना हाँ ना करने जितनी भी जगह नहीं देते, पलक झपकते उड़ाते, हाँ वो पहले से उड़ाते हैं। तो उसमें इस तरह की घटना हो जाना बड़ी बात है, ये चिंता की बात है। और इतना ये समझना कि कौन है क्यों नहीं, यदि आप पिछली दिनों की घटनाएं देखें और इसको अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया ले जाइए,
ऑस्ट्रेलिया में भी जो एक बड़ी बीच पे हुआ था, बीच पे। बीच पर जो हुआ था राउंड, तो वो सब चीज़ों का कनेक्ट है। और राष्ट्रपति जो है ट्रंप साहब, हमारे क्या रिश्ते नहीं रिश्ते उस पर अलग बात है, वो दुनिया भर में मतलब ऐसे रिस्क पर तो बैठे ही है कि जहाँ पर उन पर कोई भी हमला कर सकता है। तो मुझे बहुत ही गंभीर घटना लग रही है। इवन मतलब व्हाइट हाउस के अंदर के उस सड़क पर भी यदि कोई 30 राउंड गोली चलाता है, 25 राउंड भी चलाता है, तो मैं समझता ये तो कैसे सीक्रेट सर्विस काम कर रही है अमेरिका की, समझ नहीं आ और रही। ऐसे वक्त में हो रहा है जब बार बार शांति वार्ता की बात की जा रही है। उधर पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर तेहरान में है। पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगाकर किसी भी तरह इस युद्ध को रोकना चाहता है, इसीलिए नहीं कि वो दुनिया में शांति चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस गया है। अगर ईरान से अमेरिका की जंग चलती रही तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जंग से ठीक पहले उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जिसके तहत किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा और एक दूसरे को सैन्य मदद करनी पड़ेगी। सऊदी अरब इस जंग में ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि ईरान पाकिस्तान का पुराना दोस्त रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ना इधर का रहेगा ना उधर का, इसलिए वो इस्लामाबाद में वार्ता करवाता है तो कभी तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक दौड़ पड़ता है। और अभी भी तेहरान में है आसिम मुनीर। अब क्या लेकर आएगा ये तो जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कोशिश है कि इस दुविधा से पाकिस्तान निकल सके।